हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.2 और उसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिस पर बेस्ड है आपकी आगे की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 की स्टडी से पहले मुझे पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी फैक्टोरियल नोटेशन का डिस्कस किया था, पर एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से बताता हूं फैक्टोरियल होता क्या है। इस सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर आते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर्स, उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल इज 120। अगर मुझसे कोई बोले 6 फैक्टोरियल, तो मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। तो फैक्टोरियल की कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं। अब आपने यहां ध्यान दिया होगा, 6 फैक्टोरियल जब मैंने निकाला था तो उसके अंदर वो सारी टर्म्स आई जो एक 5 फैक्टोरियल में आई थी। अगर मैं बात करूं, इतने पार्ट को मैं 5 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं। दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर 6 can be written as 6 into 5 into 4 factorial, या फिर 6 into 5 into 4 into 3 factorial। तो अगर एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, मैं उस नंबर को उससे छोटे नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल की टर्म में लिख सकता हूं। जैसे कि 6 फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं उसको 5 फैक्टोरियल की टर्म में लिख सकता हूं, उसी तरह 6 फैक्टोरियल को निकालने के लिए मैं 4 फैक्टोरियल की हेल्प भी ले सकता हूं। अब इस चीज का यूज क्या है? अगर मुझे निकालना है n फैक्टोरियल, तो क्या मैं उसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहां इसका यूज आएगा। अब मान लीजिए कहीं गिवन है n इज इक्वल टू 7, फाइंड n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। एक तरीका है, आप 7 डालिए तो 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। यहां पर यह तरीका ठीक है क्योंकि यहां n की वैल्यू छोटी है काफी, पर मान लीजिए अगर n की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तब हमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत आएंगी। तब कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो n को मैं n से छोटे नंबर में के फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल। जैसा कि हमें दिख रहा है n माइनस 2 यहां पर भी है, n माइनस 2 फैक्टोरियल यहां पर भी है, तो इससे और ये कैंसिल हो गया, बचा n इंटू n माइनस 1। अब यहां पर हम डालेंगे n की वैल्यू 7 इंटू 6, दैट इज 42। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में खोल कर रख लीजिए। आपको स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आपके साथ में एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें एग्जाम्पल 7 दिख रहा है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल
when n is 5 factorial, n is 5 and r is 2। तो चलिए अब कैसे करना होता है इस तरीके का क्वेश्चन। हमें कैलकुलेट करना है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जहां पर दे रखा है n5 r2। तो बच्चों देखते हैं अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर मैं n फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल की टर्म्स में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता r कहां पर आएगा, n से कितना छोटा है r मुझे नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी वैल्यू गिवन होती है हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 are 20 and 2 फैक्टोरियल इज 2। तो आंसर आ गया 10। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये था एक बेसिक क्वेश्चन। अब आगे आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कैलकुलेट x 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। हमें क्वेश्चन गिवन है, ये हमें बोला गया है फाइंड x। ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए अब मुझे x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूं। अगर यहां पर लिखा है 7 और यहां लिखा है 7 फैक्टोरियल, तो काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, वो 7 को 7 फैक्टोरियल से काट देते हैं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। 7 का मतलब है अ नंबर 7 और 7 फैक्टोरियल का ऑन द अदर हैंड मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब 7 को मैं 7 से काट सकता हूं, तो 7/7 फैक्टोरियल का आंसर जो आएगा वो आएगा 1/6 फैक्टोरियल, ना कि 1। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखना। चलिए सवाल करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए हमें गिवन है 1/6 फैक्टोरियल अपॉन में 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब मैं 6 फैक्टोरियल को निकालूं, 7 फैक्टोरियल को निकालूं, 8 फैक्टोरियल को निकालूं, आधा टाइम तो मेरा क्वेश्चन का यहीं चला जाएगा। 8 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना, और कहीं से भी छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हम किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम जो भी सबसे बड़े नंबर हैं, अब 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में सबसे छोटा है 6 फैक्टोरियल, तो मैं 7 फैक्टोरियल को और 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल की टर्म में लिखूंगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैंने 6 फैक्टोरियल जब यहां पर कॉमन निकाला, 1/6 फैक्टोरियल को मैंने कॉमन निकाला, तो यहां बचा 1, यहां बचा 1/7
और यहां बचा 1/6 फैक्टोरियल को साइड में लिखा इंटू 8 7 जा 56। तो ये टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल, तो बचा क्या 1 + 1/7 इज इक्वल टू x/56, 8/56 इज इक्वल टू x अपॉन, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी, 8/7 इज इक्वल टू x/56। तो 7 1 जा 7, 8 जा, तो जो x की यहां से वैल्यू आई वो आई 64। तो अगर मैं यहां 64 लिख दूंगा तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 64/8 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमने अभी एग्जाम्पल में क्वेश्चन 5 जैसा सिमिलर क्वेश्चन किया था। अब हम एक बार क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन 2 को इसमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 बोलता है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मोटिव है कि आप कंफ्यूज मत होना। 3 + 4 इज 7, दैट्स ओके, प्लस पर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा या नहीं होगा, हम नहीं बोल सकते इस बात को, हमें निकाल कर देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, 4 फैक्टोरियल, तो वी नो 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, that is 6. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24. And 7 factorial is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 720 into 7, that is 5040। अब बच्चों सॉल्विंग LHS, थ्री फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल is 6 plus 24, that is equal to 30. On the other hand, RHS is 5040। तो क्या यहां पर LHS और RHS इक्वल है? तो इसका जवाब है नहीं। LHS is not equal to RHS. Hence, therefore, 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. तो चलिए ये थी एक्सरसाइज 7.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जंप करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, कहाँ पे मैं P का फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था NPR और कहाँ मैं NCR, मैं कहाँ पर NPR का यूज़ करूँगा, कहाँ पर मैं NCR का यूज़ करूँगा। अगर आपको इस चीज़ की क्लियरिटी है तो आई एम डैम श्योर आगे वाली एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। अब NPR और NCR मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ये दोनों फॉर्मूलेज के अंदर N is always greater than equal to R। ये बात आपको याद रखनी है।
अब बच्चों मेरे को P का यूज़ करना है, मुझे C का यूज़ करना है। अब इसकी क्लियरिटी मेरे दिमाग में होनी चाहिए। नो डाउट अगर आपको फॉर्मूले से इन दोनों फॉर्मूलाज के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर हम अभी के लिए सीख लेते हैं कि P का करेंगे और C का करेंगे। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए देयर आर 5 बॉयज। अब मुझे उनमें से, या और छोटा एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 3 बॉयज, A, B एंड C। अब मुझे इन 3 बॉयज में से 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, किसी भी 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो बस जब मुझे सिलेक्शन करना होता है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि पहले किसको सिलेक्ट किया बाद में किसको सिलेक्ट किया, तब हम यूज करते हैं C। तो अगर बस मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं लिखूंगा 3C, और कितने बॉयज को सिलेक्ट करना है, 2 बॉयज को, तो 3C2। तो इसका आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने पढ़ा था NCR इज इक्वल टू ये, और हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है NCR। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया बच्चों आपका 3। तो ये कहता है कि 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि आप 3 लोगों में से 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। या तो हम AB को सिलेक्ट करें, या हम AC को सिलेक्ट करें, या फिर हम BC को सिलेक्ट करें। अब ये था जब हमें यूज करना है C। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब मैं बोलता हूं कि मुझे 3 प्लेयर में से, 3 बॉयज में से 2 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और एक को कैप्टन बनाना है। मैंने यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कैप्टन। अब कैप्टन बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इस केस की बात करूं तो कैप्टन A भी हो सकता है और कैप्टन B भी हो सकता है। तो जब ऐसी चीजें हों कि मुझे सिलेक्ट करना है और उसके बाद मुझे ऑर्डर से भी फर्क पड़ता है कि अरेंजमेंट से भी फर्क पड़ता है, मुझे अरेंज करना है, तब मैं यूज करूंगा P का। तो इस केस में मैं यूज करूंगा P, और आंसर जैसा कि आएगा 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है एक ऑर्डर के अंदर, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 6। अब ये 6 कौन से केसेस हैं, चलिए देख लेते हैं। ये 6 केसेस हैं जब हमने AB को सिलेक्ट किया पर कैप्टन था हमारा A इज कैप्टन। हम यहां अलग से एक कॉलम बना देते हैं। तो हमारा कैप्टन था A। दूसरी पॉसिबिलिटी है हम AB को ही सिलेक्ट करें पर कैप्टन होगा B। तीसरी पॉसिबिलिटी है हम AC को सिलेक्ट करें और कैप्टन हो हमारा A, या फिर हम AC को सिलेक्ट करें कैप्टन हो C, या फिर हम BC को सिलेक्ट करें और कैप्टन हो हमारा B, BC को सिलेक्ट करें और कैप्टन हो C। तो देखिए ये हैं वो 6 वेज। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में P और C में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपकी NCERT बुक्स में और आपके एग्जाम में भी P और C पर भी क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ P में एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और आपसे उसे कैलकुलेट करने को बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, जैसा कि ये, अब मुझे चलिए सेकंड पार्ट एग्जांपल 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इज NP4 अपॉन में n
माइनस 1 p4 इज इक्वल टू 5/3, जहां पर n जो है ग्रेटर देन 4 है। तो चलिए अब मुझे n की वो वैल्यू निकालनी है जो कि इसे सेटिस्फाई करे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमें पता है npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो चलिए बस इसी चीज को यूज करके हम np4 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद नीचे वाले की निकालेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं np4। तो np4 को मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल, और n माइनस 1 p4 को मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में, जब मैं n माइनस 1 में से माइनस करूंगा 4 तो आएगा n माइनस 5 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/3। और आपको यहां पर साइड में रीजन भी लिखना है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। वाइल गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स एंड स्कूल एग्जाम्स, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, अब जितने मैक्सिमम रीजंस हैं, आप जो नेक्स्ट स्टेप आप निकाल रहे हो, अगर आप उसको रीजन मेंशन कर पाओ तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका स्कोर 100 में से 99 बन रहा है तो टीचर्स ट्राई करते हैं कि किसी तरह 1 मार्क्स काटा जाए, और अगर आपके रीजन मेंशन नहीं है हर स्टेप के साथ या फिर जहाँ पर ज़रूरी होते हैं तो वहाँ आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो रीजंस को मेंशन करना भूलिएगा मत। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था a/b अपॉन में c/d, तो यहाँ पे बीच में डिवाइड था, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो इसका हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो देखिए हमारे पास आया n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल, और हमें गिवन है क्या कि ये इक्वल है 5/3 के। चलिए अब मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि मैं 5 फैक्टोरियल को 5 और उससे छोटे नंबर में लिख सकता हूं। उसी तरीके से n माइनस 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो यहां से कटेगा n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, और n अपॉन में n माइनस 4 की वैल्यू आई 5/3। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3n इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 4, 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 20।
तो अगर मैं जब इसे रीअरेंज करके लिखूंगा तो 20 इज इक्वल टू 2n, विच इंप्लाइज n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 10। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमने सीखा कि अगर ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएं तो कैसे सॉल्व करना है। अब जो मुझे नेक्स्ट चीज सीखनी है, अब मान लीजिए 3 बच्चे हैं या फिर 3 बॉयज हैं। अब इन 3 बॉयज को मुझे बताना है कि ये 3 बॉयज, अब इनको एक रो के अंदर खड़ा करना है। मान लीजिए बॉय 1, 3 बॉयज हैं B1, B2, B3। अब अगर एक रो के अंदर खड़ा करना है तो हो सकता है कि B1 पहले खड़ा हो जाए, B2 बाद में और उसके बाद B3, या फिर B1, B3, B2, या फिर B2 पहले, B1, B3, या फिर B2, B3, B1, या फिर B3 पहले, B1, B2, या फिर B3, B2, B1। तो ये हैं 6 पॉसिबिलिटीज। अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह का, यहां तक 3, तो बच्चों अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उन्हें अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी अरेंज्ड आर, अगर यहां पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं n, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाते हैं n फैक्टोरियल। अब मान लीजिए यहां थे 3, अगर मान लीजिए बॉयज होते 5 या फिर 20 और आपको बताना तो 20 बॉयज को एक रो में खड़ा करना है तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो उसका आंसर हो जाता है 20 फैक्टोरियल। तो ये है अरेंजमेंट्स की बात। चलिए, अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि P का यूज करना और C का यूज करना है। अब मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है कि 3 बॉयज हैं जिसमें से टीम ऑफ 2 बनानी है विद 1 कैप्टन। तो हमने वहां पर आंसर निकाला था इसका 6। चलिए, पर मैं चाहता हूं कि इसको मैं अरेंजमेंट के तरीके से करूं। तो कैसे करेंगे अरेंजमेंट के तरीके से? सबसे पहले मैं 3 में से 2 बॉयज को सिलेक्ट कर लूंगा। 3 में से 2 बॉयज को सिलेक्ट किया। अब मेरे पास 2 बॉयज आ गए, मुझे नहीं पता कौन से वो 2 बॉयज हैं। अब उन 2 बॉयज में से कोई एक बनेगा कैप्टन, तो मैं उसको लिख सकता हूं इनटू 2C1 या फिर 2 फैक्टोरियल। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। तो यहां से भी आंसर आया बच्चों 6। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले हम देखते हैं, अब जैसे कि हमारे एक्सरसाइज 7.3 है,
उससे पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16। हमें दे रखा है एक वर्ड दैट इज इंडिपेंडेंस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। वर्ड गिवन है में INDEPEN अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी ऑफ दिस अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट्स विथ P। अब बच्चों, अब जब आपके पास कोई वर्ड दे रखा हो तो सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है, हमें सबसे पहले यूनिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को काउंट करना होता है। जैसे कि I, यहां पर E 4 बार दे रखा है, तो हम उसे एक बार क्या काउंट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर I आता है 1, N है 1 2 3, D आता है 1 2, E अकर करता है 4 बार, P आता है 1 और C आता है 1। तो ये है सबसे पहला काम, हमें इन क्वेश्चंस में यही करना होता है। जब भी आपको वर्ड दिखे सबसे पहले यूनिक अल्फाबेट्स को काउंट कर लो कि कितनी बार वो आकर कर रहा है। जैसे कि यहां पर 1 3 2 4 1 1, इतनी बार ये अल्फाबेट्स आकर कर रहे हैं। अब आगे तो बच्चों, अब क्वेश्चन है द वर्ड स्टार्ट्स विथ P। अब अगर वर्ड स्टार्ट्स विथ P अकर कर रहा है 1 बार, तो हमें एक ऐसे वो सारे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें P स्टार्टिंग में है। तो हमने P को स्टार्टिंग में लिख दिया। हमारा वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेंथ का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया P को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, तो बच्चों अगर मोर देन 1 टाइम अकरेंस होती है किसी भी लेटर की, जैसा कि यहां पर 3 की हो रही है, और मुझे कुछ इनसे वर्ड्स बनाने हैं, तो इसके लिए एक तरीका होता है। मैं क्या करूंगा, तो बच्चों अब मुझे यहां पर फिल करने हैं 11 अल्फाबेट्स। तो आपस में 11 अल्फाबेट्स, जैसे कि यहां पर हमने पढ़ा था, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं n फैक्टोरियल वेज से, तो उसी तरह ये 11 फैक्टोरियल अरेंज होंगे 11 फैक्टोरियल वेज से। पर क्योंकि ये तीनों रीअकर कर रहे हैं, तो जो भी अल्फाबेट्स रीअकर करते हैं या फिर कोई नंबर रीअकर करता है, तो उन केसेस में हम डिवाइड करते हैं उनके फैक्टोरियल से। जैसे कि 3 n जो है 3 बार अकर कर रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। मल्टीप्लाई d जो है 2 बार अकर कर रहा है, तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। और e जो है 4 बार अकर कर रहा है, तो उसको डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से। और यहां से बच्चों हम निकालेंगे अपना आंसर, जो कि है 1 6 6 3 2 0 0। तो ये था
क्वेश्चन। यहां पर अब हमने एक चीज जो सीखी कि अगर एक वर्ड के अंदर मोर देन वन कोई अगर लेटर अकर कर रहा है तो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक वर्ड है RAAM, तो आप मुझे बताइए कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं या फिर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं फॉर दिस वर्ड। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि 4 हैं, R अकर कर रहा है एक बार, A अकर कर रहा है 2 बार, M अकर कर रहा है 1 बार, तो आंसर होगा 4 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि ओनली A इज 1 जिसमें अकरेंस जो है 1 से ज्यादा है, तो डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा और आंसर आया 12। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आमा। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो देखिए, A अकर कर रहा है 2 बार, M अकर कर रहा है 1 बार, तो 3 फैक्टोरियल टोटल लेंथ जितनी भी होती है अपॉन में मोर देन 1 अकरेंस है बस एक ही, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आया 3। तो देखते हैं क्या 3 ही है या ये आंसर गलत है। तो एक पॉसिबिलिटी है आमा खुद, एक है AAM, एक है AAM। तो इन 3 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिस अरेंजमेंट में हम इन 3 लेटर्स का यूज करके लिख सकें। तो इस तरीके से करते हैं रिपीटिशन वाले क्वेश्चंस। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, डू ऑल द वोवल्स अलाउ ऑलवेज अकर टुगेदर। अब देखिए, जो हमारा वर्ड था वो था इंडिपेंडेंस, जिसमें आई अकर कर रहा है 1 टाइम, N 1 2 3, D 4 टाइम्स, 1 2, D यहाँ पे 2 टाइम्स है, E अकर कर रहा है 1 2 3 4, P अकर कर रहा है 1 टाइम और C अकर कर रहा है 1 टाइम। तो हमसे सवाल पूछा गया है, वो सारे अरेंजमेंट्स बताइए जिसके अंदर ऑलवेज वोवल्स जो हैं एक साथ आते हैं, दे अकर टुगेदर। अब वोवल्स होते कौन से हैं? तो वोवल्स आर A, E, I, O, U। अब क्वेश्चन बोलता है कि वोवल्स एक साथ आए। अब यहां पर वोवल्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। I एक वोवल है, N वोवल नहीं है, D भी वोवल नहीं है, E एक वोवल है, P भी नहीं है और C भी नहीं है। तो बोलता है कि जो 1 I है और 4 E है, ऐसे सारे पॉसिबल अरेंजमेंट बता दीजिए जिसके अंदर ये एक साथ हो। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो जो भी हमें बोला गया है कि ये एक साथ हो, हम उसको एक ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। 1 I को और 4 E को हम एक ग्रुप मान लेंगे और बाकी 3N है, 2D है, 1P है, 1C है। तो
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 3 + 2 5 + 1 6 1। इस पूरे को हम कंसीडर करेंगे एक ग्रुप। 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 एंड दिस वन दैट इज 8। तो टोटल हो गए 8 ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे आगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन में हमने 8 फैक्टोरियल क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसे मान लिया कि ये एक ही है, ये चीज एक है। अगर हम एक ही लिखेंगे हमेशा साथ होगी, तो इसलिए हमने एक ग्रुप इसे माना। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में n अकर कर रहा है 3 बार, 2 अकर कर रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। अब ये सारे वर्ड्स आ गए जिसके अंदर एक आई और 4 ई हमेशा एक साथ लिखे होंगे, पर एक आई और 4 ई भी तो अरेंज हो सकते हैं आपस में। तो एक आई और 4 ई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा समझाता हूं। जो ये वाले केसेस हैं, ये सारे वो केसेस हैं जिसके अंदर एक आई और 4 ई हमेशा एक साथ लिखे होंगे, पर जो ये अंदर एक साथ लिखे हुए हैं वो भी तो अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है ऐसे लिखा हो सकता है ऐसे लिखा हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो उनको हमें अलग से अरेंज करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आया, यहां से बचा 5, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 अपॉन में 2 × 5, 2 जा तो 10 × 30 × 56, दैट मीन्स 16800। तो ये हैं बच्चों वो सारे केसेस जिसके अंदर एक आई और 4 ई एक साथ लिखे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। अब बच्चों, अब वोवल्स कभी एक साथ अकर ना करें। तो अगर मुझसे बोला जाए कि वोवल्स एक साथ अकर ना करें, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। मैं जितने भी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इंडिपेंडेंस के लेटर से, मैं सारे निकाल दूंगा और उसके बाद मैं उसमें से माइनस करूंगा वो सारे अरेंजमेंट्स जिसके अंदर वोवल्स एक साथ हैं। जैसे कि हमने 16800 निकाला जिसमें वोवल्स एक साथ थे। अब मैं क्या करूंगा, मैं टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल दूंगा। तो मेरी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? यहां पर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बार n अकर कर रहा है। 2 फैक्टोरियल क्योंकि d 2 बार अकर कर रहा है। और 4 फैक्टोरियल क्योंकि e 4 बार अकर कर रहा है। माइनस ये आ गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इंडिपेंडेंस के लेटर से। इनमें से मैं माइनस करूंगा क्या? इनमें से माइनस वो सारे अरेंजमेंट्स जिसमें वोवल्स एक साथ, वो है 16800। तो 16800 और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दूंगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रेगुलरली पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।